नमस्कार, मैं एयर मार्शल संजीव कपूर आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो आप सबको काफ़ी इंटरेस्ट करेगा। 3 सितंबर अभी कुछ दिन पहले ही चाइना में एक विक्ट्री डे परेड निकली तियानमन स्क्वायर में, बीजिंग में, उनकी राजधानी में। अगर आपने देखा होगा चित्रों में, न्यूज़पेपर्स में, टेलीविज़न पे, तो प्रेसिडेंट पुतिन, किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया के थे, वो तीनों सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तियानमन स्क्वायर की, और 26 देशों के हेड्स ऑफ स्टेट, राजनायक वहाँ उस स्टैंड पे खड़े हैं और 80th परेड हुई है। ये विक्ट्री परेड आपकी जानकारी के लिए, व्यूअर्स के लिए, जब चीन ने जापान के ऊपर 1945 में जीत हासिल की थी, उसकी कमेमोरेशन के लिए ये परेड की जाती है। पिछली ऐसी बड़ी परेड 2015 में हुई थी, 70वीं एनिवर्सरी पे, और अभी कुछ दिन पहले 80वीं सेलिब्रेशंस थी। इस 10 सालों में जो चाइना ने अपनी कैपेबिलिटी दुनिया को दर्शाई है, मैं उस पर थोड़ी सी बात करूँगा। चाइना का जो मेन कारण है, उनका जो मेन मकसद है, वो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। वो इस माध्यम से दुनिया के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालते हैं चाइनीज़, बताने के लिए कि वो कितना आगे निकल गए हैं। ये जो पावर ऑफ माइंड की गेम है, उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि हम इस परेड के ज़रिए दुनिया को बता दें कि हमारी कैपेबिलिटीज़ कहाँ पहुँच गई हैं। एंड इसको जो जियो स्ट्रेटजिस्ट हैं, या आपने कहीं पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस में एंड मिलिट्री वॉरफेयर में, इट इज़ कॉल्ड 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजी, जो चाइनीज़ अडॉप्ट की है 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजी। सिंपल टर्म्स में क्या है कि एक तो पहला, जैसे मैंने आपको बताया, कि पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं, जैसा उन्होंने इस परेड में किया। दूसरा इज़ द साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में क्या करते हैं कि ये बताते हैं कि इस हथियार की क्षमता इतनी है, ये यहाँ से यहाँ तक वार कर सकता है, ये समुद्री बेड़ा, तो जो उन देशों के लोग हैं वो ये इक्विपमेंट देख के उनको अपने साथ रिलेट करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। एंड थर्ड दे कैरी आउट इज़ कॉल्ड लीगल वॉरफेयर। लीगल वॉरफेयर में क्या रहता है कि वो अपने अलाइज को लीगल तौर पे, जो 26 देशों के आए हैं, उनको बोलते हैं कि आप हमसे ये हथियार ले लीजिए। ये तो होगी बैकग्राउंड इस परेड की। आप यूट्यूब पे जाइए और किसी भी गूगल पे जाइए और आपको बहुत सारे चित्र और वीडियोस इस परेड के मिल जाएंगे। बट था क्या इस परेड में, ये जानकारी के लिए चाइना ने अपना पहली बारी इस 10 सालों में, 2015 से 2025 की परेड हुई है, पहली बारी न्यूक्लियर ट्रायड दुनिया को दिखाया। न्यूक्लियर ट्रायड मीन्स वो जो अपने न्यूक्लियर कैपेबल वेपन्स हैं, जो हवा से भी वार कर सकते हैं, जो ज़मीन से भी वार कर सकते हैं, और जो समुंदर के अंदर से भी वार कर सकते हैं। तीनों जगह से उसको ट्रायड बोलते हैं। तो तीनों जगह से जो न्यूक्लियर, एयर बेस्ड मिसाइल, सबमरीन बेस्ड एंड लैंड बेस्ड ICBM, उन्होंने इस परेड में हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी डिस्प्ले किया। ये हैं YJ-15, YJ-17, YJ-19, YJ-20, इनकी सीरीज़ हैं। दर्शकों के लिए हाइपरसोनिक होता है वो मिसाइल्स जो ध्वनि की गति से 5 गुना ज़्यादा स्पीड पे जाती हैं, मोर देन 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, 5 माक, उनको हाइपरसोनिक वेपन्स बोलते हैं। ऑल्सो इस परेड में चाइनीज़ ने ड्रोन्स जो नई तरह के हैं वो एग्जिबिट किए। तो ये FH-19 है, उसको लॉयल विंगमैन ड्रोन्स बोलते हैं। ये ड्रोन्स ये चाह रहे हैं कि फाइटर जहाज़ के साथ जाएं, उनको एस्कॉर्ट करें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का काम करें, रेकी का काम करें, सर्वेलेंस का काम करें, एंड ये लार्ज साइज़ के हैं। तो ये भी उन्होंने पहली बारी वो किया। ऑल्सो उन्होंने डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, DEW जो वेपन्स हैं, कि जो हम ड्रोन्स को हम नलीफाई करना चाहते हैं, वो वेपन्स एक्चुअली फायर करने के बजाय एनर्जी वेपन से फायर करेंगे, लेज़र से फायर करेंगे। तो वो भी उन्होंने एग्जिबिट किया इस मिसाइल्स में। नई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमता उन्होंने जाहिर की। ऑल्सो इस परेड में उन्होंने हमारे को अपनी नई साइबर एंड स्पेस फोर्सेस का भी दर्शाया
कि वो कहाँ तक पहुँच गए हैं आगे। ये मल्टी डोमेन वॉर की बात कर रहे हैं इस परेड से, बट कहीं ना कहीं ये एक दिखावा है। मैं ये चीज़ आपसे कवर करना चाहता हूँ। चाइना ने अपना आखिरी युद्ध 1979 में वियतनाम के साथ लड़ा था। गए तो चढ़ाई करने इसलिए थे कि हम उनको एक सबक सिखाएंगे, बट वो खुद सबक सीख गए क्योंकि वो हार के वापस आए। उसके बाद से 1979 से इन्होंने अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट की है, और चाइनीज़ हथियार पहली बारी ऑप सिंदूर जो अभी ख़त्म हुई है हमारे सब कॉन्टिनेंट में भारत के साथ, पाकिस्तान ने पहली बारी चाइनीज़ वेपन्स का प्रयोग किया। चाहे वो एयर डिफेंस वेपन्स हों, चाहे उनके वो फाइटर्स हों, चाहे उनकी मिसाइल्स हों, या जो भी यूएवीज जो तुर्की से और चीन से लिए थे उसका प्रयोग हुआ। तो पहली बारी किसी कॉन्फ्लिक्ट में चाइनीज़ वेपन यूज़ हुए हैं और उनकी फीडबैक इतनी अच्छी नहीं है। तो चाइना कहीं ना कहीं मन में जानता है कि उनके प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास नहीं हैं, और वो इस की जो भरपाई है वो ऐसी परेड से, ऐसी डिस्प्ले से ओवर शेडो करना चाहता है, ये मेरा मानना है। ऑल्सो चाइना के अंदर मिलिट्री में बहुत बड़े बड़े क्रैक्स हैं। जब उन्होंने अपनी थिएटराइजेशन का प्रारंभ किया अभी कुछ साल पहले, वो भी पूर्ण रूप से बनी नहीं है। हमने देखा जब चाइनीज़ ट्रुप्स डोकलम में थे 2017 में, और 2020 में जब गलवान में थे, उस स्टैंड ऑफ में भारतीय सोल्जर्स कहीं आगे निकल के आए, क्योंकि भारतीय जो जवान है वो बर्फ़ में भी तैनात है, वो पहाड़ों में भी है, वो रेगिस्तान में भी है, वो हर कंडीशन के लिए तैयार है। बट जो चाइनीज़ हैं, उनके जो सोल्जर्स हैं वो इतने रफ एंड टफ नहीं हैं। और वहाँ पे जो मेन सोल्जर्स हैं वो कंस्क्रिप्शन से आते हैं, मीन्स हर इंसान को ज़बरदस्ती फ़ौज में उस एज ग्रुप में ड्यूटी करनी पड़ती है। तो जो उनके सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं वो परमानेंट सोल्जर्स नहीं हैं, वो 2 साल या 3 साल का जो टेन्योर करना है वो उसके कारण है। और वो उस स्टेज के बच्चे हैं जब वन चाइल्ड पॉलिसी थी, तो उस टाइम पे वो अकेला एक लड़का है, अपने माँ बाप का, नाना नानी का अपना दोता है, दादा दादी का अपना पोता है, अकेला। तो वो मरना नहीं चाहेगा, वो परिवार नहीं चाहेगा। तो कहीं ना कहीं चाइना के मन में भी ऐसा है कि हम जब हैंड टू हैंड कॉम्बैट होगा भारत के साथ तो उसमें कहीं पीछे रह जाएंगे। तो अगर आपने देखा होगा तो चाइना ने अपनी रॉकेट फोर्स बड़ी ज़ोरों से स्टार्ट की है। दे आर नाउ वर्किंग, ये सारी चीज़ें नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की तरफ हैं। मीन्स हम अपने इलाके से फायर करेंगे और दुश्मन का नुकसान करेंगे। एंड ये जो स्पेस, हाइपरसोनिक, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें चीन बहुत आगे निकल गया है। और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है या अमेरिका से आगे जा चुका है। चिंता का विषय है भारत के लिए। तो भारत के लिए इस पूरी परेड और जो मैंने आपसे कहा इसमें क्या सबक हैं वो मैं अभी आपको क्विकली बता देता हूँ। पहला सबक हमारे लिए है कि हमें इसको देख के सबक लेने चाहिए, और हमारे को ये जानना चाहिए कि हमें भी मल्टी डोमेन कैपेबिलिटी बनानी चाहिए। हमारे जो बनाए हुए इक्विपमेंट हैं वो मून के साउथ पोल में लैंड कर गए। रोवर अभी कुछ साल पहले भारत का बनाया हुआ रॉकेट मून के साउथ पोल पर लैंड किया, जो कि दुनिया का और कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चीन हो, उनके चंद्रमा पे साउथ पोल पे नहीं लैंड कर सके। तो कहीं ना कहीं हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारे लोग हैं, वो एक सक्षम है, और एक्चुअल कॉम्बैट में हम कहीं आगे हैं। चाहे वो हमारा कारगिल का युद्ध हो या कंटिन्यूसली हमारे जो ट्रूप्स एंड सोल्जर्स मतलब कॉन्फ्लिक्ट में लगे रहते हैं, ये इससे हमारे पास एक एज है। तो भारत को सबसे बड़ी जो मेरी समझ है 3 चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले है नरेटिव पावर। ये जो चाइना कर रहा है या पाकिस्तान कर रहा है या और कोई देश है, उनका नरेटिव बहुत अच्छा है। वो अपनी जो मार्केटिंग है वो बहुत अच्छी करते हैं। हम इस एरिया में बहुत वीक हैं, और ये हमने ऑप सिंदूर के बाद देखा। दूसरा, हम टेक्नोलॉजी के मामले में अभी भी दुनिया में बहुत देशों पे डिपेंडेंट हैं। कोशिश जारी है, बट हमें बहुत तेज़ी से टेक्निकली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। हमें अपने एरो इंजन्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स और बाकी इक्विपमेंट बनाने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि हम कम से कम दूसरे देशों पे रहेंगे। और थर्ड एंड फॉरमोस्ट, आगे बढ़ने के लिए हमारे को रेड टेप कट करनी पड़ेगी, ब्यूरोक्रेसी को ख़त्म करना पड़ेगा। जो स्टार्टअप्स हैं, R&D सेंटर्स हैं, जो डिफेंस प्रोडक्शन के
कंपनीज़ हैं उनको मिलके, और जो भारत के मूल जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, स्टार्टअप वाले हैं जो विदेश में जाके सेटल हुए हैं, मेरी समझ से भारत को एक उनको इंसेंटिव देके रिवर्स ब्रेन ड्रेन के तौर पे वापस लाना चाहिए। ये मेरे कुछ सुझाव हैं। ये और बहुत कुछ देखते रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।